नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधे ले चलते हैं आपको। राहुल गांधी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। Unfortunately, I can't read it because it's not in English or in Hindi. ഇവിടെ വന്ന് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതൊരു ബഹുമതിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കത് വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. But I would like to thank Haji ji for the work he did. He was a carpenter and he started as a carpenter, but I think all his life he built bridges between communities, between people, between ideas. ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതി ഹാജിയെ ആദരപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുന്നു. വളരെ ലളിതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മരങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തൊഴിലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അദ്ദേഹം സമുദായത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്തു. സമൂഹത്തെ നല്ല നിലയിൽ സേവനം ചെയ്യുവാനുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം മുഴുകി. അതിലൂടെ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയമായ കർമ്മത്തിൽ മുന്നേറുകയും ചെയ്തു. And I think in a world today where everybody is busy breaking bridges, we need people like Haji ji who built bridges, had affection for other people. പലരും പാലങ്ങൾ തകർക്കുന്ന കാലത്ത്, സമൂഹത്തിലെ നിലനിൽക്കുന്ന പാലങ്ങൾ തകർക്കുന്ന കാലത്ത് तो कोझिकोड से राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। दरअसल तेलंगाना में चुनाव है 30 तारीख को, और इस लिहाज में लगातार बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने पक्ष में यहां पर प्रचार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। 42,000 करोड़ रुपए तक का ये बजट हो सकता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करेंगे। कई योजनाओं की घोषणा कर सकती है सरकार। आज सत्र का दूसरा दिन है, यूपी शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। आज अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। 42,000 करोड़ का अनुपूरक बजट आज सरकार पेश कर सकती है। योगी सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी। जनता से चुनाव के समय वादे किए तो उसमें से अधिकतम वादे पूरे किए हैं। विकास की गति तेजी से चलती रहे और उसमें सबका जो सहयोग है वो मिलता रहे, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश के विकास को और गति प्रदान करने वाला है और तेजी प्रदान करने वाला है। विकास और तेज रफ्तार से होने वाला है। भ्रष्टाचार मुक्त विकास, चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था, गरीब का कल्याण, किसानों का उत्थान, रोजगार के व्यापक अवसर, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता के अंतर्गत अनुपूरक लेकर के हम लोग आ रहे हैं। और अनुपूरक लाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारे प्रदेश में जो तेजी से विकास हो रहा है वो आगे भी होता रहे। एक सवाल है, अभी जिस तरह से अनुपूरक बजट आ रहा है उससे को देखते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं विधानसभा में। उनका कहना ये है कि जो मेन बजट था उसमें 70% खर्च नहीं किया और नया अनुपूरक ला रहे हैं जिसमें से भी कोई एलोकेशन प्रॉपर नहीं है। समाजवादी पार्टी का इतिहास विशेष तौर से मैं जानता हूँ। जब ये सत्ता में होते थे तो इनके यहाँ खर्चा करने के नाम पर केवल कागजी कोरम को पूरा किया जाता था। इनका विकास कागज पे होता था और प्रदेश सरकार खर्च भी बढ़िया तेज़ी से कर रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से अच्छा खर्च कर रही है। और अनुपूरक लाना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो होने चाहिए, लेकिन गरीबों की भलाई के लिए कोई काम हो, प्रदेश के विकास के लिए कोई काम हो, किसानों के उत्थान के लिए कोई काम हो, महिलाओं के सशक्तिकरण का कोई काम हो, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कोई काम हो, तो ये समाजवादी पार्टी को हजम नहीं होता। उनका हाजमा ठीक नहीं है। उनका विरोध केवल दिखावा है और उनका विरोध केवल विरोध है।
एक आखिरी सवाल, उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए लोगों को कल सकुशल बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के जो लोग थे उनका अभी आना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने बात करी। देखा गया बीते दिनों में भारत ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चाहे देश में रहे या विदेश में, सब विपक्ष को किसी बात से कोई फायदा नहीं। वो जो कुछ करते हैं हंगामा, कल उन्होंने काले कपड़े पहन के वहां आए, उससे फायदा है? उन्होंने जो हमारी मृत आत्माएं थी उनका भी अपमान किया। कल जो मृत आत्माएं थी उनका अपमान किया कल काले कपड़े पहन के। ये विपक्ष है हमारा। केवल सरकार आंकड़ों में फंसाती है और जनता को छलावा देती है, तो ये धोखा देती है जनता को। और किसी भी विभाग का बजट 50% से ज़्यादा खर्च नहीं होता। उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा जो प्रदेश के डेवलपमेंट में आधारभूत ढांचे को और मजबूत करेगा। जो विभिन्न हमारी कार्य योजनाएं हैं उनको हम पूरा करेंगे और आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने का हम इस बजट के माध्यम से काम करने वाले हैं। तो देखिए, आज सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार आ रही हैं। शिवपाल यादव ने साफ कहा कि जनता से छलावा किया जा रहा है। वहीं योगी सरकार बजट को लेकर काफ़ी आश्वस्त है कि इसमें जनता का ध्यान रखा गया है, गरीबों का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का ध्यान रखा गया है। 42,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जा सकता है। आज सत्र का दूसरा दिन, वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगे। सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करेंगे। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन के बाहर सपा विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन में सरकार को घेरने की तैयारियों में है विपक्ष। सदन में आज दरअसल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और बजट से पहले सपा विधायक धरने पर बैठ गए हैं। तो देखिए, सपा के जो विधायक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन सपा विधायक काले कपड़ों में पहुंचे थे। काली शॉल, काली सदरी और कुछ नेता पूरी तरह से काली वेशभूषा में नजर आए। आज दूसरे दिन प्रदर्शन किया जा रहा है। पीडीए का उत्पीड़न लगातार प्रदेश में हो रहा है। हम लोग इन सब बातों को लेकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, इन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर धरना दिया और हम लोग ना इनको चैन से बैठने देंगे और ना चैन से बैठेंगे जब तक ये पीडीए का उत्पीड़न नहीं रोकेंगे, जब तक ये सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा को बहाल नहीं करेंगे, जब तक ये एम्बुलेंस को दोगुना नहीं करेंगे, मेडिकल कॉलेज जो नाम के खोले उसमें डॉक्टरों मशीनों का स्थापना नहीं करेंगे, जब तक हमारे सभी विधायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस धरने को जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश बेहाल है। आज बड़ा सवाल है, वो किसान जिसने बड़े संकट से अपनी खेती को बचाई हो साड़ों से, आज उस अन्नदाता का आज उत्पादन खरीदा नहीं जा रहा है। धान क्रय केंद्रों की बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार आज धान केंद्रों की क्या स्थिति है? हमारे साथ सहयोगी अभिनव जुड़ गए हैं। अभिनव, सत्र का दूसरा दिन आज है। आज सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और उससे पहले सपा का विरोध प्रदर्शन। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि सरकार जो है अनुपूरक बजट पेश करेगी। 12:30 बजे जो है मुख्यमंत्री का संबोधन होगा विधानसभा के अंदर और उसके बाद जो है संभवतः है कि बजट पेश किया जाएगा और बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। लगभग ये अंदाजा जो सोर्स बता रहे हैं कि 42,000 करोड़ रुपए का ये बजट जो है इस बार पेश किया जाएगा, जो पिछले बार के जो अनुपूरक बजट है उससे लगभग 9,500 करोड़ रुपए जो है वो ज़्यादा है। जाहिर सी बात है कि अगले वर्ष चुनाव होने हैं, बहुत से कार्य की योजनाएं बची हुई हैं। किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं बची हैं जिसके लिए भारी भरकम बजट की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो
अयोध्या में जो है बहुत से काम होने हैं। अयोध्या में जो कि चूंकि 22 तारीख को वहाँ उद्घाटन भी होना है, इसके अलावा वहाँ जो प्राधिकरण है उसको बजट दिया जा सकता है वहाँ पर। इसके अलावा मैं बता दूं कि वहाँ पर एक गैलरी बननी है जो कि अयोध्या में, उसके लिए बजट का प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि सड़कों को लेकर जो है जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार कहा था, तो पीडब्ल्यूडी को भी एक बजट भारी भरकम दिया जा सकता है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य की समाजवादी पार्टी देखिए लगातार जो है ये कह रहा है, लगातार उसकी शिकायत है, और साथ में कि स्वास्थ्य जो है वो उत्तर प्रदेश की चरमराई हुई है। समाजवादी पार्टी इसी को लेकर विरोध भी प्रकट कर रहा है। लेकिन अस्पतालों में जो है इलाज नहीं हो रहे हैं मुकम्मल, लोगों को मुलाकात नहीं हो पा रही है, डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं वहाँ पर, इसको लेकर है। कुल मिला के मैं बता दूं कि जो बजट है वो बजट इस तरह से भी देखा जा सकता है कि 2024 के विकास कार्यों को लेकर और 2024 के चुनाव के मद्देनजर जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो डेली जो उनके सरोकार है उससे जुड़े हुए जो कार्य अभी तक प्रगति में जो रुके हैं, जो बाधा जो फंड की वजह से रुके हुए हैं, उस पर वो बजट जो है जाहिर से दिया जाएगा। तो कई विभाग है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कृषि है। कृषि के अलावा जो है अयोध्या और मथुरा 2 जगह पर फंड है जो कि धार्मिक उन्माद के उससे देखा जा सकता है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी है, सड़कों को गड्ढा मुक्त पूरी तरह से करना। पिछले दिनों जितेंद्र प्रसाद जो मंत्री है पीडब्ल्यूडी, मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने बजट की जो है मांग की थी, फंड की मांग की थी। तो ऐसे में वो भी एक बड़ा प्रारूप है जिससे कि सड़कों का जाल जो है पूरी तरह से सुचारू रूप से और गड्ढा मुक्त सड़क ये भी समझना चाहेंगे कि कल समाजवादी पार्टी का साथ सत्र की शुरुआत हुई थी। अब विपक्ष कई सारे मुद्दों को लेकर ऐतराज जता रहा है, जैसे क्योंकि नए जो नियम लागू किए गए हैं उसमें नियम ये भी है कि आप बैनर पोस्टर लेकर नहीं जा सकते, मोबाइल फोन्स लेकर नहीं जा सकते हैं, और ये सत्र की जो शुरुआत हुई है कल नए नियमों के साथ हुई है। अब विपक्ष इस पर ऐतराज जता रहे हैं, उनका कहना है कि ऐसा तो नियम कभी नहीं हुआ। देखिए, विपक्ष कल अखिलेश यादव ने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि विपक्ष जो है पक्ष जो है जो सरकार है वो मुद्दों से भटक रही, मुद्दों से भागने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए इसका कारण यह है कि 3 दिन का सत्र रखा गया है। एक दिन सिर्फ और सिर्फ शोक में निकल गया, बचे 3 दिन के समय लिखा है। ऐसे में जो जनता के मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको पटल पे नहीं रखा जा सकता है। सरकार जो है अपने कार्यों से, अपने जो काम नहीं कर रही है उससे भागने की कोशिश कर रही है, जनता के मुद्दों से भागने की कोशिश कर रही है। और इसी के लिए दूसरी तरफ जो नए नियम लागू किए हैं उस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह का प्रावधान कभी भी नहीं रहा है। विरोध प्रदर्शन करना जो है वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, जिससे है। लेकिन इसके भी कल जिस तरह से काले कपड़े पहनकर गए थे उसमें जो है सुरेश खन्ना ने साफ कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल बाकायदे शोक व्यक्त किया था, गोपाल टंडन की डेथ हुई थी, 11 पूर्व विधायकों की डेथ हुई थी, उसको लेकर जो है शोक व्यक्त किया गया था। उस पर भी जो है सुरेश खन्ना ने विरोध किया कि उनको काले कपड़े पहनकर नहीं आने चाहिए थे, लेकिन उसका भी समाजवादी पार्टी ने कुछ हल निकाल लिया है। कल कई विधायक ऐसे दिखाई पड़े जो कि अपने जो वस्त्र हैं उसी के ऊपर जो है अपना विरोध लिखकर चले आए थे, उसी को पेस्ट कर चले गए थे। आज भी जो है देखिए, विपक्ष का काम है ऐतराज जताना, सरकार की नीतियों का, सरकार की योजनाओं का विरोध करना, और इसीलिए हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि फिलहाल तो अब ये विरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और आज सपा विधायक प्रदर्शन भी कर रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अभिनव। आगे बढ़ते मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के चैम्बूर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, 4 लोग गंभीर रूप से यहां पर झुलस गए हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर मुंबई के चैम्बूर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। 4 लोगों के झुलसने की खबरें हैं। यहां पर राहत बचाव कार्य यहां पर लगातार किया जा रहा है। सिलेंडर ब्लास्ट यहां पर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई के चैम्बूर से आ रही है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। चलिए एक बड़ी खबर, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी दी गई है। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से धमकी दी गई है। पहले भी सलमान खान को धमकी दी जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, सलमान खान को धमकी दी गई है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्हें धमकी दी गई है।
हमारे साथ सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, बॉलीवुड के दबंग खान को धमकी दी गई है सोशल मीडिया पर। देखिए चारुल जी, बीते 24 घंटे के अंदर सलमान खान जो बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं, भाईजान कहे जाते हैं, उन्हें दूसरी बार ये धमकी मिली। इस बार धमकी फेसबुक के पोस्ट के माध्यम से दी गई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक शख्स इसमें लिखा गया, जिसकी आईडी है उस पर पंजाबी में लिखा गया है कि तुम जिस किसी भी देश में चले जाओ वहां तुम्हें मारेंगे, तुम्हें दाऊद भी नहीं बचा सकता। ऐसी तमाम बातें जो है इस वक्त पंजाबी भाषा में लिखी गई है। देखिए, ये इससे पहले भी फेसबुक के माध्यम से पोस्ट आई थी, उन्हें धमकी दी थी, लेकिन हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ऑलरेडी उनकी सुरक्षा में इजाफा करते हुए उनके साथ उन्हें सुरक्षा जो है वो देती है। देखिए, इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे एक निजी चैनल को इंटरव्यू में ये कहा था कि सलमान खान अगर माफी नहीं मानते उन्हें जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद लगातार उनके घर के बाहर चिट्ठी मिलना या जो भी चीजें उनको लगातार हेड कॉल आना, ये सारी चीजें देखते हुए महाराष्ट्र सरकार पहले से अलर्ट है। लेकिन अब ये जो मामला सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई नाम के फेक आईडी के माध्यम से पंजाबी में धमकी दी गई है, जिसमें दाऊद इब्राहिम का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र भी किया है कि तुम अगर तुम्हें वो प्रोटेक्शन कर रहा है तो भी तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी जिक्र इसमें किया गया, सिद्धू मूसेवाला जैसे ही हत्याकांड की बात का जिक्र भी इसमें किया गया है, पंजाबी भाषा में किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो धमकी देने वाला शख्स है वो बखूबी जानता है कि सलमान खान को किस किस ने धमकी दी थी, कैसे लॉरेंस बिश्नोई गए थे सिद्धू मूसेवाला को मौत की घाट उतारा। वही शख्स सलमान खान के साथ ऐसा हस्त हो सकता है, इस बात की उसने भी पंजाबी भाषा में जिक्र किया। तो कुल मिलाकर अब इस मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है कि आखिर ये फेसबुक फेक आईडी जो है वो कौन चला रहा है, इसकी क्या मकसद है, क्या इसके तार वाकई में जिसमें गैंग से जुड़े हुए हैं। ऐसे तमाम चीजों की पहलू की जांच करने के लिए फिलहाल पुलिस जो है आरोपी की आईटी सेल के माध्यम से छानबीन कर रही है। शुभम, ये भी समझना चाहेंगे अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, कि अभी तक सिर्फ तलाश किया जा रहा है कि व्यक्ति कौन है, और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि सलमान खान को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। देखिए, 1 से 6 महीने 1 साल की अगर आप बात करें तो लगातार पहली बार नहीं सलमान खान को इस तरह से धमकियां, इससे पहले कई बार भी धमकियां आ चुकी हैं। निजी चैनल में लाइव इंटरव्यू में कहा जाता है कि हम सलमान खान को मार देंगे जहां पर भी मिलेंगे वो। तो आप देखिए कि लगातार धमकी सलमान खान को दी जा रही है, क्योंकि सलमान खान ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जिससे एक समाज को क्षति पहुंची थी। दूसरा आपने जो सवाल उठाया कि क्या अब तक कार्रवाई कहां पहुंची, देखिए अब ये साइबर से जुड़ा मामला हो जाता है। आईटी सेक्टर का जो आईटी डिपार्टमेंट होता है पुलिस की, उससे मदद ली जाती है, क्योंकि फेसबुक पे पोस्ट किया तो फेक आईडी बनाया जाता है। ये फेक आईडी कौन बनाया है, इसके पीछे उसका मोटिव क्या है, उसकी मेल आईडी जांच की जाती है, उसका फोन नंबर वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद उसका लोकेशन ट्रैक किया जाता है। सारी चीजों में प्रक्रिया होती है, उसके बाद पुलिस ही तक पहुंच पाती है कि आखिर उसके पीछे आरोपी कौन है, कौन ये मैसेज जो है पंजाबी भाषा में कर रहा है। तो आप देखिए, ये 3 दिन पहले का पोस्ट है, लेकिन आज इस सुर्खी में आया है। कल भी आया था एक ऐसा फेसबुक की पोस्ट, सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार इस तरह की धमकी जो है इस वक्त सलमान खान को दी गई है। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शुभम। देखिए, ये वो फेसबुक पोस्ट है जिसके बाद ये पूरा मामला जो है प्रशासन तक पहुंचा और प्रशासन हरकत में आया है, जिसमें सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये आईडी लॉरेंस बिश्नोई की ओर से बनाई गई है, उसके नाम से बनाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रियल आईडी है, और लगातार लॉरेंस बिश्नोई को आपने सुना होगा जो सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लगातार लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था और उस दौरान भी धमकियां दी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सुरंग से सुरक्षित निकाल लिए गए हैं सभी श्रमिक। संघर्ष के बाद 17वें दिन सफलता मिली है टीम को। सभी मजदूरों के परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों ने सरकार का आभार जताया है। तो देखिए, 41 जिंदगियां 17 दिन बाद इस टनल से बाहर आई हैं, सिलक्यारा टनल, और उसके बाद सभी मजदूरों के घर पर खुशी का माहौल है, परिवार में खुशी का माहौल है। देखिए, ये हादसा जब हुआ था दिवाली के दौरान हुआ था, और उस दौरान दिवाली की रोशनी से देश जगमग था, लेकिन इन 41 घरों में
अंधेरा था, लेकिन कल सभी के घर में जश्न का माहौल था। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, अलग अलग जगह से हम आपको दिखा रहे हैं श्रमिकों के घर में किस तरह से दीपावली का माहौल जो है वो आप देख सकते हैं। सभी ने खुशियां मनाई हैं, जश्न मनाया है, क्योंकि 17 दिन का ये लंबा इंतज़ार था। 399 घंटे जब ये मजदूर टनल में रहे, 17 दिन की ये जंग रही, लंबी जंग रही, और उसके बाद आखिरकार ये श्रमिक जो हैं वो बाहर आए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।